हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो आज पॉलिटी में आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है आपका नगर पालिकाएं या म्युनिसिपैलिटीज। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि पहले ही जो है आपका ये टॉपिक है बहुत छोटा है। छोटा क्यों है? क्योंकि पंचायती राज टॉपिक चाहे हमने 2 पार्ट में कवर किया, लेकिन उसमें हम जो बेसिक चीज़ें थी वो पहले ही कवर कर चुके हैं। और दोनों में समानता ये है कि जैसे कि ग्राम पंचायत आपकी जो संस्था है वो आपकी एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसी तरह नगर पालिका या म्यूनिसिपल भी क्या है आपकी, ये आपकी एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, स्थानीय स्वशासन है, जहाँ पर जो लोकल लोगों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा प्रशासन संभालने या फिर जो योजनाओं को बनाने, प्लानिंग करने की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी जाती है। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है बाय चांस, वैसे तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपके वीडियो के माध्यम से एक एक चीज़ क्लियर करवा दी जाए। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके साथ ही एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ग्राम पंचायत में मैंने आपको बताया था कि ग्रामीण स्वशासन का जनक किन्हें कहा गया है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। तो अगर नगर पालिकाओं को देखें, म्युनिसिपैलिटी को भी देखें, तो दोनों में समानता क्या है कि ग्राम पंचायत और इसमें कि दोनों की क्या है आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। हमारे देश में पहले केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उसके बाद आपकी स्थानीय स्वशासन आती है, यानी कि पंचायती राज और नगर पालिका। उसमें से जो नगर पालिका है यह भी पंचायती राज की तरह, इन्हें भी शुरुआत में संविधान में ऐड नहीं किया गया था। बाद में संवैधानिक संशोधन करके इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। लेकिन फिर भी संविधान बनने से पहले, यानी कि जब हमारे देश में ब्रिटिश राज था, तब भी कई ऐसी जगहें थी जहां पर आपकी नगर निगम बनाकर नगर पालिकाओं की शुरुआत जो है वो पहले ही की जा चुकी थी। बस अंतर क्या था कि उन्हें अभी जो है हमारे संविधान जब बना उन्हें संवैधानिक दर्जा नहीं मिला, यानी कि नगर निगम टॉपिक को संविधान में चाहे ऐड नहीं किया गया था, लेकिन यह ऐसी संस्थाएं पहले ही हमारे यहाँ मौजूद थी। तो इम्पोर्टेंट है पहले 2 फैक्ट जो मैं आपको बता रही हूँ। पहली चीज़ कि भारत में नगर निगम या म्युनिसिपैलिटीज़ की जो शुरुआत है वो कहाँ हुई, तो वो कहाँ हुई आपके मद्रास में। और कब हुई? 1687 में। और उसके बाद कलकत्ता और बंबई में, जिसकी कब शुरुआत हुई आपके 1726 में। तो कई जगह थी जहां पर जो है पहले ही नगर पालिका या जो नगर निगम है वो बन चुकी थी संवैधानिक दर्जा मिलने से पहले, लेकिन इन्हें विश्वसनीय जो है आपको संस्थाएं बनाने के लिए, ताकि अपना जो काम है सही ढंग से कर सके, सही ढंग से अपना जो प्रशासन है आपका स्थानीय प्रशासन या फिर जो योजनाएं बनाने हैं उनका सही ढंग से उनका कार्य कर सके, सही ढंग से जो प्लानिंग को कर सके, इसके लिए ज़रूरी था कि इस टॉपिक को हमारे संविधान में ऐड कर दिया जाए। तो इसके लिए समय समय पर जो है कोशिशें हुई, जैसे कि पंचायती राज में हमने देखा था कि पहले राजीव गांधी की सरकार ने कोशिश की, उसके बाद जो है कई प्रधानमंत्री ने कोशिश की कि पंचायती राज जो आपका टॉपिक है इसे संवैधानिक दर्जा मिल सके। उसी तरह नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए आपके शुरुआत में कोशिश की राजीव गांधी जी की सरकार ने 1989 में। तो 1989 में 65वां आपका 65वां संविधान संशोधन के माध्यम से राजीव गांधी जी ने एक विधेयक पारित करवाया कि जो है इस टॉपिक को संवैधानिक दर्जा दिया जा सके। लेकिन ये जो है विधेयक है ये अधिनियम का रूप नहीं ले सका, यानी कि नगर पालिकाओं को संविधान में 65वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड नहीं किया जा सका। लेकिन बाद में आपकी सरकार आती है, किसकी? नरसिम्हा राव जी की सरकार आती है, जो कि 74वां संविधान संशोधन लेके आए, जिसके माध्यम से उन्होंने नगर पालिकाओं टॉपिक को जो है संविधान में ऐड करने की कोशिश की। और इनकी ये कोशिश जो है ये सफल भी हुई, यानी कि जो नगर पालिकाओं को जो है हमारे संविधान में 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड कर लिया गया। लेकिन जब इसे ऐड कर लिया गया तो अब हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि संविधान के किस भाग में, किस अनुसूची में और किस अनुच्छेद के तहत इसे ऐड किया गया, और साथ ही
इस अधिनियम की, इस एक्ट की क्या विशेषताएं हैं जिसके माध्यम से म्युनिसिपैलिटीज या नगर पालिका टॉपिक को हमारे संविधान में ऐड किया गया। तो एक एक चीज ध्यान से हम देखते हैं, तो यहाँ पर पूरा ध्यान लगा दीजिए, क्योंकि जो भी मैं 3-4 चीजें आगे बताने वाली हूँ ये एग्जाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, आपके एग्जाम के लिए काम आएगी। तो सबसे पहले तो हमारे संविधान में इसे कहाँ जगह मिली, तो भाग 9A में। साथ साथ पंचायती राज का भी आपको रिवाइज करा देती हूँ। पंचायती राज को ऐड किया गया था भाग 9 में और इसे भाग 9A में। और आर्टिकल कौन कौन से हैं आपके, आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक। तो ये टोटल कितने आर्टिकल हो गए, 18 आर्टिकल। पंचायती राज में कहां से कहां तक थे, 243A से लेकर 243O तक वहां थे 16 आर्टिकल, जबकि यहाँ 243P से लेकर 243ZG तक आपके 18 आर्टिकल्स में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। तो ZG मतलब Z के बाद आपका ZA, ZB, ZG, तो इस तरह ZG तक जो आपके आर्टिकल है वो ऐड कर लिए गए। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी अनुसूची में जो है इसे शामिल किया गया, तो इसे शामिल किया गया अनुसूची 12 में। पंचायती राज को ऐड किया गया था अनुसूची आपके कौन सी अनुसूची में, 11 में, और इसे ऐड किया गया 12 में। और इसमें जो टोटल विषय जो ऐड किए गए नगरपालिका संबंधी वो कितने थे, 18, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आपकी जो नगर पालिकाओं के कैसे सुधार किए जाए, ऐसे जो टॉपिक हैं इन टॉपिक्स में, इन विषयों में शामिल किए गए, जो कि अनुसूची 12 में रखे गए हैं। तो ये थी फैक्चुअल चीजें जो आपके 74वें संविधान संशोधन के बारे में जाननी है। उसके बाद हम इसकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं कि जो आपके नगर पालिकाएं हैं इस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से कौन कौन से 3 जो छोटी संस्थाओं में डिवाइड कर दी गई। तो ये कौन कौन सी है, यहां देख ले। सबसे पहले सबसे छोटी जो संस्था वो देख ले, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, और नगर निगम। तो ये 3 जो संस्थाओं में जो आपकी नगर पालिकाओं को है डिवाइड किया गया, ताकि यहाँ जो प्रशासन है वो सही ढंग से किया जा सके। तो ये चीज़ जो है आप याद रखें। उसके बाद हम अगर इनकी विशेषताओं के बारे में देखें तो नगर पंचायत में जो आपके सदस्य होंगे वो कितनी जो जनसंख्या है यहाँ पर आ सकती है, तो यहाँ पर होंगे नगर पंचायत में आपके 10 से 20,000 जो है सदस्य होंगे। 10 से सदस्य नहीं, इसमें जनसंख्या 10 से 20,000 तक की आती है, यानी कि वे क्षेत्र जिनकी संख्या 10 से 20,000 है वहां पर नगर पंचायत बनाई जाएगी। वे क्षेत्र जिनकी जो संख्या है 20,000 से लेकर 3 लाख से कम है वहां पर नगर पालिका परिषद, और जहां पर 3 लाख से ज्यादा जनसंख्या है वहां नगर निगम जो है वो बनाई जाएगी। लेकिन याद रखिएगा कि ये इन तीनों ही जो संस्थाओं की जो ये आपकी जनसंख्या है ये कोई फिक्स नहीं है, ये राज्य सरकारों पर डिपेंड करता है कि वो अपने राज्य की जनसंख्या के आधार पर यह देख सके कि किस संस्था में कौन सी संस्था को कहाँ बनाना चाहिए। जैसे कि कईयों ने किया हुआ है कि जहाँ पर जो आपकी जनसंख्या है वो आपकी 50,000 से ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या बनाई गई है, वहाँ पर नगर पालिका परिषद बनाई हुई है। 20 से 40,000 है तो वहां पर नगर पंचायत बनाई हुई है। मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ संविधान में आपको इन 3 संस्थाओं के बारे में बता दिया गया, लेकिन इसमें कितनी जनसंख्याओं के आधार पर वहां पर कौन सी संस्थाएं बनानी है ये आपके राज्यों की इच्छा पर डिपेंड करता है। वो अपने अनुसार, अपने राज्य की जनसंख्या के अनुसार जो है वो ये डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद ये आपकी तीनों संस्थाएं हैं जो है नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम।
इनकी खास बात क्या है कि इनके जो सदस्य हैं इनको वार्ड में डिवाइड कर दिया जाता है और इनके सदस्यों को जो है प्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा चुना जाता है। तो इनका जो निर्वाचन का तरीका है वो क्या है, प्रत्यक्ष रूप से इन्हें चुना जाता है, इनके सदस्यों को। लेकिन इनके जो अध्यक्ष होंगे, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम, इन तीनों के ही अध्यक्ष को आपको जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। तो ये चीज याद रखें, इनके जो सदस्य होंगे उनका तो निर्वाचन जो है आपके प्रत्यक्ष होगा, लेकिन इनके अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से या फिर जो आपके जैसा राज्य की विधानसभा चाहेंगी, विधानमंडल चाहेगा, उनकी इच्छा अनुसार जो है जिस तरह से वे कानून बनाएंगे उस तरह से इनके अध्यक्षों का निर्वाचन होता है। और एक और चीज यहाँ पे नोट करेंगे हम, ये मैं मिटा रही हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के अध्यक्षों को हम क्या कहते हैं, तो ये चीज यहाँ पे ऐड करेंगे आप। तो नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पार्षद। अध्यक्ष नहीं, सदस्य। अभी पहले हम सदस्य की बात करेंगे। तो सदस्य को पार्षद या सभासद कहा जाता है। नगर पालिका परिषद के सदस्यों को भी पार्षद या सभासद, इसी तरह नगर निगम के जो सदस्य हैं उनको भी पार्षद या सभासद कहा जा सकता है। लेकिन इनके जो अध्यक्ष होंगे, अध्यक्षों को क्या कहा जाता है, तो अध्यक्ष को कहा जाएगा आपका नगर पंचायत अध्यक्ष या फिर चेयरमैन। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाएगा, सभापति या चेयरमैन, इसे भी चेयरमैन। और नगर निगम का जो अध्यक्ष होगा उसे क्या कहा जाता है, मेयर। याद रखिएगा, नगर पंचायत के जो अध्यक्ष है उनको या फिर हम कह सकते हैं नगर पंचायत अध्यक्ष या चेयरमैन। नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष को सभापति या चेयरमैन, नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर कहा जाता है। जबकि इन तीनों संस्थाओं के सदस्यों को पार्षद या सभासद कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये थी मेन चीजें कि जो नगर पालिकाओं में हम किन 3 संस्थाओं में डिवाइड करते हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं। अब हम देखते हैं कि इन नगर पालिकाओं का, इनको हम कंबाइन तरीके से हम क्या कहते हैं, नगर पालिका। तो इन नगर पालिकाओं के जो सदस्य हैं उनके मिनिमम जो एज है वो क्या होना चाहिए नगर पालिकाओं का सदस्य बनने के लिए। तो उनकी क्या मिनिमम जो एज है या आयु है वो होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए ग्राम पंचायत के सदस्यों की तरह ही कितनी, मिनिमम 21 ईयर्स। तो 21 साल के वे होने चाहिए। लेकिन एक्सेप्शन है, जो आपके मेयर होंगे, मेयर पद के लिए आपका जो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 30 साल। तो याद रखिएगा, मेयर के पद के लिए 30 साल होने चाहिए। वैसे जो उनके बाकी जो लोग होंगे, नगर पालिकाओं के बाकी जो सदस्य होंगे, उनके लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 21 ईयर्स होनी चाहिए। और इनका भी कार्यकाल जो है, किसका, नगर पालिकाओं का कार्यकाल भी पंचायती राज की तरह ही कितने साल का होता है, 5 वर्ष तक का इनका कार्यकाल होता है। उसके बाद आरक्षण किनमें जो रिजर्वेशन है वो किस आधार पर दिया जाएगा, तो रिजर्वेशन जो है यहाँ पर भी पंचायती राज की तरह ही दिया जाता है, बिल्कुल सेम है कि महिलाओं को जो आरक्षण है वो 1/3 दिया जाएगा। लेकिन ये मिनिमम है, ये राज्य सरकारों पर आपका डिपेंड करेगा कि वो किसी कानून के माध्यम से ही इस रिजर्वेशन को, 1/3 आरक्षण को 1/3 से ज़्यादा भी वे अपने राज्यों में महिलाओं को नगर पालिका के लिए दे सकते हैं। उस तरह ये हो गया आपका महिलाओं के लिए। उसके बाद SC ST की बात करें तो SC ST को राज्य में जो वहाँ पे आपकी जहाँ नगर पालिकाएं बनाई गई हैं, तो वहाँ की जनसंख्या के आधार पर SC और ST को जो है इनको आरक्षण दिया जाता है कि वहाँ इनकी जनसंख्या कितनी है। अगर OBC की बात करें तो OBC को आरक्षण जो है ये राज्य विधानमंडल पर डिपेंड करता है, ग्राम पंचायतों की तरह ही, कि नगर पालिकाओं में अगर वे चाहें तो किसी कानून के माध्यम से OBC को आरक्षण दे भी सकती है और नहीं भी। तो ये वहाँ की राज्य विधानमंडल जो है वो तय करता है।
तो ये हो गया आरक्षण। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि अगर जो है 5 साल का जो उनका कार्यकाल है, 5 वर्ष से पहले ही अगर आपकी नगर पालिकाएं भंग हो जाती हैं तो जो दूसरी नगर पालिका आएंगी वो कितने समय के लिए आएंगी और जो है वो कब तक आ जानी चाहिए, कब तक उनका निर्वाचन हो जाना चाहिए। तो एक नगर पालिका भंग हो जाती है तो दूसरी का निर्वाचन जो है 6 महीने के अंदर किया जाना जरूरी है। सेम था आपके ग्राम पंचायत में, वहां भी जो है अगर भंग हो जाएंगी तो 6 महीने के अंदर जो है दोबारा से निर्वाचन होना चाहिए। और जब दूसरी जो आपकी नगर पालिकाएं आपकी निर्वाचित होकर आती हैं वो 5 साल में से जितना समय बच गया सिर्फ उसी समय तक जो है अपना वो कार्यकाल पूरा कर सकती है। और अगर कोई नगर पालिका तब आपकी भंग होती है जब उसका जो कार्यकाल है 5 साल में से केवल 6 महीने या 6 महीने से कम रह गया था, तो उस समय के लिए आपकी कोई नगर पालिका का जो है वो निर्वाचन नहीं होता कि अब तो जो है सिर्फ 4, 5 या 6 महीने रह गए हैं, अब कोई निर्वाचन की जरूरत नहीं है। लेकिन 6 महीने से अगर ज़्यादा है तो आपको दूसरी नगर पालिकाएं लेकर आनी पड़ेंगी, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आपका जो है सिर्फ 6 महीने का है, जहां पर कि बिना नगर पालिकाओं के आपका काम चल सकता है। 6 महीने के अंदर आपको दूसरी नगर पालिकाओं को निर्वाचित करना ही पड़ता है। तो ये सब विशेषताएं थी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1994। तो ये आपको 4-5 चीज़ें हैं याद ज़रूर रखनी है। छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको पूरा समझ में आ गया हो। कोई डाउट रह गया हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके पूछ लें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही। एक और चीज़, अगर आपको पॉलिटी की मेरी और वीडियोस देखनी है तो उनका लिंक मैं नीचे दे दूँगी प्लेलिस्ट में, आप लिंक के माध्यम से वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।